हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? सो आफ्टर अराउंड 2 years अगेन आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज आप सभी की वजह से, आपका इतना विशेष थी, आपका इतना प्यार था कि uh, शायद उसी वजह से आज हम फिर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वट एवर द रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम यू। जब मैंने कल यस्टरडे पोस्ट डाला था, बहुत से बच्चों ने यही सजेशन दिया कि सर लेबर कोड के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कीजिए पहले तो हम यहीं से आज से शुरू करते हैं, ठीक है। और बाकी हम धीरे धीरे जो भी जैसे जैसे होता चलेगा उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे। फाइन। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए, है ना। आज से हम जो बात करेंगे वो करेंगे कोड ऑन वेजेस के बारे में, ठीक है। अभी मैं एवरीथिंग आई विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड्स में जैसे जैसे आती जाएंगी मैं डिस्कस करता चलूँगा, सो डोंट वरी। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। एक पार्ट में कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल एक कोड को, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कि एक कोड के अंदर 5, 10, 15 इतने एक्ट जो है मर्ज किए गए हैं, तो डेफिनेटली जो है वो लगभग 4 से 5 वीडियोज़ लग जाएंगी एक कोड को। बट डोंट वरी, ये मेरी हेडिक है, किस तरह करवाना है, कितना करवाना है। एट दी एंड जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, आपके जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में वो कन्वर्ट होने चाहिए। सो दैट इज़ द एम ओनली, ठीक है। तो आप विदाउट एनी टेंशन बस आप जो यहाँ करवाया जाएगा उसको बाय हार्ट कर लो, दैट्स इट। तो इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मेरे मतलब यहाँ पे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने इस चैनल के ऊपर वीडियोस देखी, उनको पता होगा कि जो भी मैं यहाँ करवाता हूँ उसका कितना वेटेज है एग्ज़ाम में, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। तो इसलिए जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि जो पहले एक्ट मैंने करवाए हैं उनको एक बार ज़रूर देख लो। 10-12 एक्ट होंगे, 5 घंटे में मैक्सिमम हो जाएंगे। 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, बट देख लो उनको, जो बिकॉज उससे आपका कनेक्शन बन जाएगा। कुछ बेसिक्स है वहाँ पे वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको एक कंपैरेटिव स्टडी मिल जाएगी कि ओके पहले ऐसे था, अब जो है वो ये नई चेंजेस आए हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी में याद करना ईजी रहता है, तो एक बार उनको भी आप ज़रूर देख लेना। बाकी तो अब आज से हम स्टार्ट करते हैं नई उनको, और MCQs भी साथ में करवाऊँगा मैं, सो दैट कि आपको समझ में आए कि ओके इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये जो कोर्स हैं ऑब्वियसली ये नेट JRF के लिए हैं ही हैं। इसके अलावा MBA स्टूडेंट्स, PSUs में जो HR की जॉब्स निकलती हैं, UPSC EPF को एग्ज़ाम के लिए, या कुछ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे HR के रिगार्डिंग जो जॉब्स निकलती हैं, उनके लिए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले, पहली बात तो आपको, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन जो मैंने नोट्स यहाँ पे दूंगा उनको पढ़ो, नोट्स बनाओ, दैट्स इट। उनको रिवाइज़ करो, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहीं पे मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो याद करवा दूंगा, ये भी आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। किस तरह याद करवाना है वो मेरी जिम्मेवारी है, बस आप कंटिन्यूटी में जो मैं करवाता जाऊँगा उसको देखते चलना, दैट्स इट। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे मैं जो भी करवाऊँगा या तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मैं बहुत बड़ी कहानियाँ यहाँ पे नहीं सुनाने जा रहा हूँ किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल सा जो गोल है वो है एग्ज़ाम को क्लियर करना, दैट इज़। तो उसी को ही पॉइंट ऑफ व्यू, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम अपनी स्टडी को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे नेट JRF के अलावा जितने भी अदर MBA PSUs EPF अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले लेबर कोड्स क्लासिफिकेशन की तरफ। देखो 4 कोड हैं, आप सभी को पता होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि जो 4 कोड हैं इसमें कौन कौन से एक्ट जो है वो मर्ज करके बनाए हुए हैं, ठीक, सिंपल सी बात। अब किस तरह से, कहाँ, कैसे, क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं साथ साथ में बताता चलूँगा, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लास्ट में, वीडियो के एंड में मैंने कुछ MCQs रखे हैं, वो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई करो, तब आपको समझ में आएगा कि ओके ये जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑन वेजेस 2019। तो इसमें, इसके अंदर जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये 4 एक्ट जो है वो मर्ज किए गए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि इस एक्ट के अंदर 4 प्रीवियस लॉज को जो है वो मर्ज किया गया है। लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, दिस इज़ द सेकंड कोड, ठीक है। इसके अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इन 3 एक्ट्स को जो है वो मर्ज किया गया है। ब्रैकेट में भी लिख दिया है 3 है। लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर 2020, जो कि जो है वो जिसमें 9 एक्ट्स को जो है वो मर्ज किया गया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ कॉम्पनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोड के अंदर उनको जो है वो मर्ज किया गया है, ठीक है। तो एक तीसरा ये हो गया।
फोर्थ वन इज़ लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020। इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम 13 जो है वो एक्ट प्रीवियस लॉज को मर्ज किया गया है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, प्लांटेशन लेबर एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट हो गया 1996। तो यहाँ पे और भी हैं, मतलब 13 में से ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम पढ़ते रहते हैं उनको, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से कोड के अंदर कौन से एक्ट को मर्ज किया गया है। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको क्वेश्चन किस तरह बन सकता है वो देखो। यहाँ क्वेश्चन जैसे ये बन सकता है कि मैक्सिमम लेबर लॉज आर मर्ज्ड इनटू विच लेबर कोड। ठीक है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला, दैट इज़ लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020 के अंदर मैक्सिमम जो प्रीवियस लॉज है उनको मर्ज किया गया है। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने 4 जो लेबर कोड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन देख ली, और ये चारों ही जो है वो पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे, जो कि सबसे पहले, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन चारों कोड में से सबसे पहले जो इनेक्ट हुआ था एक्ट, वो कौन सा था? वो था कोड ऑन वेजेस 2019, 8 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे, जैसे कि एक होता है ना टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अंदर। तो सेक्शन ए में हम इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। अब देखो यहाँ पे सेक्शन ए में जो डेफिनेशंस है ना, वो जितने, जैसे कि मैंने कहा, ये 4 एक्ट जो है इस कोड ऑन वेजेस एक्ट के अंदर मर्ज किया गया है। इक्वल रेम्युनरेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इन चारों के लिए जो यहाँ पे डेफिनेशंस होंगी वो सभी कॉमन ही होंगी, मतलब जो भी डेफिनेशंस यहाँ पे मैं बताऊँगा वो सभी चारों एक्ट के लिए जो है वो कॉमन रहेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेजेस की डेफिनेशन बताता हूँ तो वही वेज की डेफिनेशन आपकी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में लगेगी, मिनिमम वेज एक्ट में लगेगी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में लगेगी और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में लगेगी। सिंपल सी बात समझ आ गई। तो सेक्शन ए में मतलब जो भी कॉमन चीज़ें हैं चारों एक्ट के अंदर वो यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, सेकंड इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर। ये एक नई चीज़ एडअप की गई है। ठीक है, जेंडर के बेस के ऊपर जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कंडीशंस ऑफ वर्क में, वेजेस में, वो हम देखेंगे। एंड डिसीजन एज टू डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, एक रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए कौन सी अथॉरिटी है वो भी हम देखेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 2 में हम पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर मिनिमम वेज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनके लिए देखेंगे, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो सेक्शन 2 है ना, वहाँ पे आपको ऐसे लिखा होगा सेक्शन 2 में पेमेंट ऑफ वेजेस, दैट्स इट। ये एक्ट नहीं होगा वहाँ पे, मिनिमम वेजेस, दैट्स इट। 1948 एक्ट में ऐसे नहीं लिखा होगा, या पेमेंट ऑफ बोनस, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है। और जो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है वो बीच में ही, जैसे डेफिनेशंस में हो गया, या जैसे ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर है, ये आप इक्वल रेम्युनरेशन में भी पढ़ते हो कि जेंडर के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही उसको एडप्ट किया गया है, उसको एडजस्ट किया गया है, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, और सेक्शन 3 में हम कुछ एडवाइजरी बोर्ड्स होते हैं, ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज से हम जो है वो कॉमन डेफिनेशंस और कुछ सेक्शन 1 को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो पहला तो यही है कि होल ऑफ इंडिया में ये जो है वो एक्ट अप्लाई होगा, दैट्स इट। सिंपल सा फंडा, ईजी सा फंडा, याद रखने का। अब चलते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पहली डेफिनेशन कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। अब देखो अगेन फिर से ये घिसी पिटी डेफिनेशन है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं इसमें। पिछली वीडियोज़ में जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देख लेना, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं डायरेक्टली, या फिर जैसे कि मान लो रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ये तो समझ में आता है, ये हर चीज़ को बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं चीज़ें। इसके अलावा जो एक नई चीज़, कुछ आपको लग सकता है कि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सब्सिडरी कंपनी सेटअप बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फॉर एग्जांपल कोई भी सेंट्रल पीएसयू है, वो अगर अपने नीचे कोई एक सब्सिडरी कंपनी मतलब सेटअप कर दी है तो वो भी किसके अंदर आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो कि कंट्रोल्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपना कुछ काम जो है वो दे देती है किसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर निकाल के। ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी उसकी भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट होगी। ठीक है, तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी किसके अंदर आएगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर दे रही है तो वो उसके अंदर आएगी। ठीक है, तो यही कहा है कि ऑटोनोमस बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट, कॉर्पोरेशन और अथॉरिटी, सेंट्रल पब्लिक से अंडरटेकिंग, सब्सिडरी कंपनीज और ऑटोनोमस बॉडीज एज द केस में भी द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज द केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया।
तो एक इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, उस केस में क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो भी और कोई अथॉरिटी है, एस्टेब्लिशमेंट है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। सिंपल सा फंडा समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन क्या है, देखो सिंपल सा फंडा, जैसे कि मैंने कहा आपको, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, फाइन। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, अब देखना इसके बारे में पूछ रहा है ये क्या होता है, तो ये बोलता है कि मीन्स अ पर्सन हु अंडरटेक टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट अदर देन द मियर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर टू सच एस्टेब्लिशमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये कौन होगा, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वो नहीं होगा जो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल्स करता है। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब इसकी कोई सीपीएससी है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, इसका किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर वो नहीं होगा जो सिर्फ इसको सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, दैट्स इट, और ये उसकी जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, जो कि प्रोड्यूस करेगा गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो गिवन रिजल्ट मतलब एक्चुअल में प्रोडक्शन जो करेगा, वो जो है वो इसके अंदर आएगा थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके नीचे क्या होंगे, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगी इसके अंदर, है ना, तो इसके थ्रू जो भी वो प्रोडक्शन करेगा उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्टर। और दूसरी चीज़, supplies contract labor for any work of the establishment as mere human resource and includes a subcontractor। तो मतलब कि ये जो है वो इस जो सीपीएससी है इसको अगर मान लो क्या सप्लाई करता है, वो सप्लाई करता है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, ठीक है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्टर आगे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको आगे सब कॉन्ट्रैक्टर को कुछ काम दे देता है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी जो है वो तब भी जो है ये सब कॉन्ट्रैक्टर भी क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन के अंदर आएगा, मतलब जो भी प्रोविजंस उस कॉन्ट्रैक्टर को लगेंगे। ओके, तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर है ये भी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन के अंदर आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर। अभी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो आपको हर एक चीज़ में याद करवा के छोड़ूंगा, वो टेंशन मत लेना आप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है, अब जैसे ही हमने कहा, मैंने भी कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्टर है वो नीचे प्रोडक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रखेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स अ वर्कर, ठीक है, हु शैल बी डीम्ड टू बी इम्प्लाइड और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट व्हेन ही इज हायर्ड इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो यहाँ तक तो जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम पहले पढ़ते थे वो वही सेम डेफिनेशन है, बट जो अभी यहाँ पे जो नया ऐड हुआ है वो है इंक्लूड्स इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। अब ये क्यों ऐड हुआ है ये आपको पता होगा, मतलब अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो इधर से उधर जा रहे थे और उनके बारे में कोई भी जो है वो ना जहाँ पे डेस्टिनेशन ना जो सोर्स जो गवर्नमेंट्स हैं वो कोई भी उनके लिए हेल्प नहीं कर रही थी, ठीक है, तो इसलिए जो है वो कुछ कंपनीज जो थी वो भी उनको प्रॉपर वेज नहीं प्रोवाइड कर रही थी, मतलब कोई प्रोटेक्शन ही नहीं थी उनको, ना फाइनेंशियली या सोशली ना इकोनॉमिकली, तो उसके लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को रखा गया है। तो ये तो आप एज इट इज़ ही याद रह जाएगा। अब चलते हैं, ठीक है, तो अब चलते हैं बट डज नॉट इंक्लूड, तो कौन नहीं आएगा वर्कर के में, इसको रहने दो अभी बस। बट डज नॉट इंक्लूड अ वर्कर हु is regularly employed by the contractor for any activity of his establishment and his employment is governed by mutually accepted standard for the conditions of the employment including engaged on permanent basis and gets periodic increment in the pay, social security coverage and other welfare benefits, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, इसके नीचे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, इसने रखी हुई है अपनी कंपनी में एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखी हुई है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ये बोलता है ये कौन होगी, तो ये वो होगी जो उस कॉन्ट्रैक्टर ने ये जो प्रोजेक्ट मिला, इस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट में इसने यूज़ किया उसको, इसने वो प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, वो होगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। समझ में आ गया। अब ये तो यहाँ तक तो डेफिनेशन आ गई है कि वो सच वर्क के लिए, ये जो मैं बात कर रहा था सच वर्क, वो ये वर्क है, इस प्रोजेक्ट के जो वर्क में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगेगी वो होगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। बट कौन नहीं होगी वो देखो, डज नॉट इंक्लूड अ वर्कर हु इज़ रेगुलरली इम्प्लाइड,
तो मान लो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसके पहले से एक परमानेंट एम्प्लॉइज़ भी होंगे अपनी एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, जो कि हो सकता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। समझ में आ गया? जो कि रेगुलरली इस कॉन्ट्रैक्टर की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वो इस और जिनको प्रॉपर पीरियोडिक इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिल रही है, प्रॉपर वेलफेयर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। सिंपल सी बात, समझ आ गया? तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा था देखो, अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़, तो ये अदर देन पार्ट टाइम मतलब कि जो पार्ट टाइम हो गए, मान लो इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हैं तो रेगुलरली, बट वो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो, तो वो जो है वो इसके अंदर डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर एम्प्लॉई नहीं आएंगे, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम समझेंगे, बस अब बेसिक था, थोड़ा सा समझ के देखो इसको, ठीक है। अगेन नेक्स्ट चलते हैं कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन। तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड डज नॉट इंक्लूड कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज वो कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर अलग से बनी हुई है, तो ये इसकी कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एनी टैक्स चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज प्रॉफिट सरटैक्स एक्ट और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ, तो और एनी अदर टैक्स विच हैविंग रिगार्ड टू इट्स नेचर और इंसिडेंस मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू बी अ डायरेक्ट टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट टैक्स कौन, यहाँ से ऐसा कुछ हैवी सा क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि जो टैक्स इनकम टैक्स के अंदर या कंपनीज का जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके टैक्स के अंदर, या जो एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी होती है उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगता है, वो सब जो है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर जो गवर्नमेंट बाद में नोटिफिकेशन से कोई और एक्ट को उस डायरेक्ट टैक्स के अंदर लेना चाहेगी तो वो भी कर सकती है। अब आते हैं इम्प्लाई की डेफिनेशन पे। ठीक है, इम्प्लाई मतलब एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस ही। तो देखो इम्प्लाई में, अब मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, इम्प्लाई की डेफिनेशन में ना अप्रेंटिस ही आएंगे, ना जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर आएंगे। ये दो बंदे जो है वो इम्प्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो कौन आएंगे? इम्प्लाइड ऑन वेजेस, इम्प्लाइड ऑन वेजेस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड वेदर द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये सब आएंगे। बट आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर और अप्रेंटिसी अंडर द अप्रेंटिसी एक्ट 1961, ये जो है वो इम्प्लाई की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन नाउ वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ इम्प्लायर। पहले हमने इम्प्लाई देखा, अब हम इम्प्लायर को देख रहे हैं। तो मीन्स अ पर्सन, अब यहाँ पे जो आपको याद रखने का है ना वो क्या है, वो देखो यहाँ पे हु इम्प्लाइज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन on his behalf or on behalf of any person, one or more implies in his establishment where the establishment is carried on by a department of the central government or the state government, the authority specified by the head of such department। मतलब ये सारी कहानी है। आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा कि इम्प्लायर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, कौन कौन से बंदे इंक्लूड होंगे। ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, जिसके नाम पे फैक्ट्री है तो जो चला रहा है एक्चुअल में, एक तो वो आएगा। ठीक है, दूसरा मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, अगर ये बंदा ऑक्यूपायर नहीं है तो कौन आएगा? मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। अगर ये भी नहीं है तो जिसके हाथ में अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है वो, तीसरा बंदा ये हो गया। अगर ये नहीं है तो मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर आएंगे। अगर वो नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर आएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयर। तो ये सब जो है वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर का मतलब है कि जो लीगल हेयर्स होते हैं आगे, जैसे हस्बैंड के आगे लीगल हेयर होता है वाइफ और उसके बच्चे, ठीक है, वाइफ, सन या डॉटर, ठीक है, तो वो जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर। क्लियर? तो ये सब जो है वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको इंक्लूड से आगे। ठीक है, इसके पीछे की कहानी तो आपको पता ही है। क्लियर? अब चलते हैं एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। सिंपल सी बात है, एनी प्लेस जहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्यूपेशन इज कैरिड आउट। ठीक है, अब चलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगेन ये मतलब पुरानी ही डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है कि एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लायर और एम्प्लाई या वर्कर, और वर्कर विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। तो ये चार चीज़ें हैं जो कि डिस्प्यूट है वो किससे रिलेट कनेक्टेड होना चाहिए, वो कनेक्टेड होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट से, वो कनेक्टेड होना चाहिए नॉन एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, वो कनेक्टेड होना चाहिए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, वो कनेक्टेड होना चाहिए कंडीशंस ऑफ लेबर से, तभी जो है वो डिस्प्यूट माना जाएगा कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। सेकंड,
एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर, इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सच वर्कर। इन मान लो कोई वर्कर है, उसका डिस्चार्ज हो गया, उसका डिसमिसल हो गया, उसका रिट्रेंचमेंट हो गया, उसका टर्मिनेशन हो गया, वो किस वजह से हुआ, वो जो डिस्प्यूट है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई कहानी ज़्यादा नहीं है समझने की। आगे चलते हैं, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो ये भी ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन है वैसे, बट यहाँ पे देख लो एक बार। मीन्स वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ इच स्किल, एफर्ट एंड एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर दी सेम। 4 चीज़ें हैं, देखना यही एग्जाम में पूछी जाएंगी। और स्किल के रिस्पेक्ट में, एफर्ट के रिस्पेक्ट में, एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में, तो ये आर दी सेम। एस स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ये जो है वो सेम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सेम वर्क है। when performed under similar working conditions by employees and the difference if any अगर है भी between the skill, effort, experience and responsibility required for employees of any gender are not for practical importance, then जो है वो उस केस में वो जो काम है वो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है। समझ में आ गया? अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है भी बट उसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है तो वो जो है वो सेम वर्क ऑफ सिमिलर नेचर में आएगा। तो ये 4 जो है वो कंडीशंस आपको याद रखनी है, स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और स्टेट क्या होती है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। तो एग्जाम में अगर ये लिख दिया ना कि स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, तो वो गलत होगा, ठीक है। एक एक चीज़ जो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, ये जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं यही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और वही जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हो ना तो कई बार होता है कि आप एक लाइन को सीधा पढ़ जाते हो, ऐसे रुक के नहीं पढ़ते हो, तो उस वजह से और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है कि एक लाइन को किस तरह तोड़ तोड़ के कैसे क्वेश्चन बन सकता है, वो हम देखें। चलिए आगे चलते हैं। वर्कर की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें अप्रेंटिस ही नहीं आएगा, एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस, ठीक है। एनी पर्सन जो कि मैनुअल्स, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी काम कर रहा है, वो सब वर्कर के डेफिनेशन के अंदर आएगा। बट इसके अलावा जो 2 अभी जो नए एडअप किए गए हैं वो हैं वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है, अंडर दी वर्किंग जर्नलिस्ट अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट, और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज। ये 2 जो हैं वो इस बार वर्कर के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। तो कंफ्यूज कर सकता है आपको वो कि वर्कर के डेफिनेशन के अंदर ये नहीं आएगा, बट ये आएगा वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल प्रमोशन एम्प्लॉइज। या फिर ऐसे बोल सकता है कि इस बार जो नए जो वर्कर की कैटेगरी में जो एडअप किए गए हैं डेफिनेशन में वो कौन से हैं, तो वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल प्रमोशन एम्प्लॉइज, ये 2 याद रखने हैं आपको। क्लियर? अब चलते हैं, बट कौन नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो एयरफोर्स, अगेन आर्मी एक्ट और नेवी वाले बंदे इसके अंदर नहीं आएंगे। पुलिस सर्विसेज में जो है वो नहीं आएंगे। मैनेजरियल एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले नहीं आएंगे, एमए वाले नहीं आएंगे, ठीक है। और 4th है सुपरवाइजरी एक्टिविटी, कैपेसिटी वाले बंदे नहीं आएंगे जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है वो वर्कर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। तो ये 4 चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, आपने न्यूज़ में सुना होगा, वेजेस, ठीक। तो वेजेस क्या है, अब मैं ये पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, जो भी ये नोट्स है ना इनको आप खुद पढ़ो एक बार पूरा कंप्लीट, और जो मैंने ये चीज़ें करवाई हैं फिर उसके बाद वीडियो देखो, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मैं जो क्या है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वेजेस के अंदर क्या आएगा, बेसिक पे आएगी, डीए आएगा, डीएनएस अलाउंसेस और रिटेनिंग अलाउंसेस आएगा। रिटेनिंग अलाउंसेस कुछ नहीं होते, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मतलब उनका सीजनली काम चलता है, मतलब कि साल में 3 महीने या 4 महीने काम नहीं चलेगा उनका, ये 4 महीने ही चलेगा। तो 6 मंथ के लिए जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज़ को, जो उनके प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको सैलरी देती है वो, ठीक है, कुछ अलाउंसेस देती है ताकि वो उनकी कंपनी के साथ बने रहें, रिटेन रहें वहाँ पे। तो उनको बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं, इतना समझ लो, बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंसेस, ये तीनों हैं जो वो वेजेस के अंदर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब डज नॉट इंक्लूड, कौन से जो है वो इंक्लूड नहीं है, एनी बोनस पेबल अंडर एनी लॉ, तो बोनस नहीं आएगा। हाउस अकोमोडेशंस नहीं आएंगी, द वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, ठीक है। और द सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और अदर एम्यूनिटी जो है वो उनकी जो वैल्यू है वो जो है वो इस वेजेस के अंदर नहीं आएगी। एनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पेड टू दी पेंशन और प्रोविडेंट फंड, या उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी वेज के अंदर नहीं आएगा। अब ये जो मैंने रेड में अलग से कर रखे हैं इनकी इंपॉर्टेंस है कुछ, वो अब अगली स्लाइड में पता लगेगा, बट अभी तक ये देखो, एनी कन्वीनियंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस कंसेशन,
ये भी जो है वो वेज के अंदर नहीं इंक्लूड होंगे। एनी स्पेशल एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कई बार होता है कि जो हजार्डियस जॉब्स होती हैं या फिर जियोग्राफिकल रीजन के बेस के ऊपर किसी की सैलरीज ज़्यादा अलाउंस मिलता है, तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस ये वेज के अंदर नहीं आएगा। रेमनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, कि वो वर्कर है, कोई कंपनी है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट था, कोर्ट ने बोला कंपनी को कि आपको ये इतना अमाउंट जो है वो अपने वर्कर को देना होगा, तो वो भी उस वेज के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ओवर टाइम अलाउंस ये भी वेज के अंदर नहीं आएगा। कमीशन पेएबल बाय दी टू दी एम्प्लॉइज ये भी नहीं आएगा। ग्रेचुटी नहीं आएगी, ठीक है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन या अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो कि टर्मिनेशन के ऊपर मिलता है, मतलब रिटायर जब हो जाता है बंदा उसके बाद जो है वो उसको मिलता है, तो ये सब जो है वो वेजेस के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक समझने की चीज़ है कुछ, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस अंडर दिस क्लाउज इफ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई अंडर क्लाउज ए टू आई। अब पहले एक बार देख लो ए टू आई कहाँ है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ आई, मतलब यहाँ तक की बात हो रही है, इसमें ग्रेचुटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात नहीं कही है इसने, ठीक है, यहाँ तक की बात की ए से आई तक की, ठीक है। अगर जो है वो पेमेंट जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो एक्सीड कर जाती है 1/2 को, ठीक है, और सच अदर परसेंट एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो 1/2 या कोई अदर परसेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ऑफ ऑल रेम्युनरेशन कैलकुलेटेड अंडर दिस क्लाउज, टोटल रेम्युनरेशन का 1/2 से एक्सीड कर गई पेमेंट, द अमाउंट विच एक्सीड्स सच 1/2 और द परसेंटेज सो नोटिफाइड शैल बी डीम्ड एज अ रेम्युनरेशन एंड शैल बी अकॉर्डिंगली एडेड इन द वेजेस। इसको अब देखो, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, सिंपल देखो, मान लो ये आपकी है बेसिक वेज, ये है आपकी बेसिक पे है, मान लो आपकी 10,000, ठीक है। दूसरी तरफ आपको HRA मिला, कितना मिला HRA, मान लो आपको HRA मिला 3,000, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिले 3,000, सॉरी 1,000 मान लो। आपको इसके अलावा कुछ और जैसे कि आपको मान लो हाउस बोनस मिल गया, ठीक है, बोनस मिल गया आपको, या आप बोनस के बजाय आप ले लो इसमें ओवर टाइम अलाउंस ले लो, चलो ठीक है, ओवर टाइम अलाउंस, तो वो आपको मिल गया लगभग मान लो 10,000, ठीक है। और आपको कुछ स्पेशल या यहाँ से हम ले लेते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, या कुछ अवार्ड के अंदर आपको कुछ जो है वो पेमेंट मिल गई, स्पेशल अलाउंस ले लो, ठीक है, ये आपको मिल गया लगभग जो है वो 2,000 रख लो, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया देखना ज़रा, 10 और 2 12,000, 16,000 हो गए टोटल, ठीक है, ओके। और ये कितना है बेसिक पे आपकी 10, मतलब टोटल जो आपकी टोटल एम्प्लॉय को जो सैलरी मिली वो मिली 16 और 10 26,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपकी बेसिक पे है वो कितनी है 10,000, टोटल आपकी कितनी है, मतलब टोटल रेम्यूनरेशन बोलो इसको, टोटल रेम्यूनरेशन, आपको इस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टोटल रेम्यूनरेशन है 26,000। अब यहाँ पढ़ो डेफिनेशन को, बोलता है इफ़ द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई exceeds 1/2 or such other percent as may be notified by the central government of the all remuneration collected under this clause, the amount which exceed 1/2 shall be deemed as remuneration। बोलने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे 26,000 का हाफ देखो कितना वो 1/2 हुआ इसका 13,000, ठीक है। इस 13,000 से ज़्यादा जो आपने ये अलाउंसेस दिए, जो आपने ये पे किया, कितना पे किया 16,000, एक्स्ट्रा कितना किया आपने पे, एक्सीड अमाउंट कितना दिया एम्प्लॉई ने बेसिक के अलावा, वो दिया उसने 3,000, ठीक है। तो ये जो 3,000 है बोला ये कहाँ इंक्लूड होगा, विच विल बी एडेड टू दी बेसिक पे, तो ये यहाँ पे ऐड होके टोटल हो जाएगा इसका 13,000। तो अब जो उसकी बेसिक पे होगी एक्चुअली वो होगी 13,000, पहले बेसिक पे कितनी हो रही थी उसकी 10,000, बट इस एक्ट के आने के बाद, इस कोड के आने के बाद अब उसकी बेसिक पे क्या होगी, ये देखो यहाँ लिखा है डीम्ड एज अ रेम्यूनरेशन एंड शैल बी अकॉर्डिंगली एडेड इन वेजेस, जो भी एक्सीडेड अमाउंट है वो कहाँ ऐड होगा, वो वेजेस में ऐड होगा। तो ये एक्सीडेड अमाउंट कितना था 3,000, वो कहाँ ऐड होगा, वेजेस में ऐड होगा, तो ये होगी आपकी बेसिक वेज। समझ आ गया। अब इसका फ़ायदा, इसका फ़र्क क्या कहाँ पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि जो आप PF कॉन्ट्रीब्यूशंस जाती हैं वो कहाँ जाती हैं, बेसिक पे से जाती हैं, बेसिक पे से जाती हैं,
तो अगर मान लो 10,000 से अगर मान लो 10% बेसिक वेज आ रही है, वैसे तो 8.33 या जो भी होती है, बट अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं तो पीएफ जो जाएगा अगर मान लो 10,000 है तो उसके ऊपर कितना जाएगा, उसके ऊपर जाएगा 1,000 रुपये। तो एम्प्लायर को कितना देना पड़ेगा, 1,000 रुपये पहले वाले केस में। बट अब के केस में कितना देना पड़ेगा, जो ये वाला है 13,000 के केस में वो देना पड़ेगा 1,300। तो मतलब कि एम्प्लायर को अब ज़्यादा पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, जबकि पहले कम देना पड़ता था। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका वेजेस का फंडा यहाँ पे, ठीक है। एंड जो भी बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस द एमोल्यूमेंट स्पेसिफाइड इन क्लाउज DFGH शैल बी टेकन फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ वेजेस, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी लिए ना यहाँ पे, मान लो ये HRA लिया, ट्रैवलिंग अलाउंस लिया है ना, ओवर टाइम अलाउंस लिया, जो वेजेस की जो कैलकुलेशन होगी उसमें सिर्फ आप ये 4 ही ले सकते हो, मतलब टू कैलकुलेट ऑल पेमेंट वेजेस फॉर जेंडर्स। तो DFGH मतलब DF मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस, F मतलब HRA, G मतलब ये अबॉर्डर सेटलमेंट और H मतलब ओवर टाइम अलाउंसेस। तो इन्हीं 4 को जो है वो ये जो कैलकुलेशन हमने की, ठीक है, कि कौन कितने जो है वो लिमिट से बाहर जाएगा, वो जो है वो उसमें हम ये 4 चीज़ें ही दूसरी साइड मतलब वेजेस के अलावा जो है वो उनमें हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं। एंड द सेकंड लास्ट स्लाइड और सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर। ये एक्चुअली इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट का पार्ट है ये। तो इसमें बोलता है कि अगर आप सेम वर्क और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क कर रहे हो तो उसमें जो है वो एम्प्लायर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, सिंपल से ये बोलने की बात है, ठीक है। बट यहाँ पे साथ में बोला है कि नो एम्प्लायर शैल फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन L, मतलब ये जो अभी मतलब सब क्लाउज L है, इसका जो सब क्लाउज है ये वाला, बोले रिड्यूस द रेट ऑफ द वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय, मतलब जो है एम्प्लायर अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका रेट ऑफ वेजेस जो है वो कम नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा, नो एम्प्लॉयर शैल मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल रिक्रूटिंग एनी एम्प्लॉय फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर एंड इन द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सच वर्क इज प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड। मतलब कि आप जो है वो जेंडर के बेस के ऊपर जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर के काम के लिए। बट हाँ, अगर वहाँ पे उस वर्क में किसी लॉ के अंदर लिखा है कि यहाँ पे मतलब वुमेन्स का जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोहिबिटेड है, तब आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड द लास्ट इज डिसीजन टू डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। तो वो जो है वो एनी डिस्प्यूट जो होगा कोई भी इस नेचर का, वो डिसाइड करेगा एक कमेटी या एक अथॉरिटी, और वो जो अथॉरिटी है वो नोटिफाई की जाएगी बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारा सेक्शन था फर्स्ट। अब यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने जो पढ़ा वो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ये है वो एक्चुअल चीज़ जहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ाया वो किस तरह हम याद रख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ये इनको आप खुद करो, ठीक है। इनके आंसर्स देखो, इनके आंसर्स इन्हीं PDF में देखो इसमें, ठीक है। और जो है वो इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखो, 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके स्टार्टिंग में ही इनके आंसर्स जो है वो आपको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर मर्ज्ड इनटू द लेबर कोड ऑन वेजेस, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोथ A and B और नन ऑफ द अबव। अब देखो मैंने कहा था ये किस तरह आपको पढ़ना है वो आपको यहाँ से अब क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से एक्ट जो है वो लेबर कोड ऑन वेजेस में एडअप किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, अभी हमने पढ़ा, देखो इन द लेबर कोड ऑन वेज ऑफ 2020 फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी ध्यान में रखना कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि नो एम्प्लॉयर शैल मेक any discrimination on the ground of gender while recruiting employees under any condition. दूसरा, employer for the purpose of complying with the provision of the prohibition of discrimination on ground of gender may or may not reduce the rate of the wages of any employee. Both A and B are incorrect और none of the above incorrect. अब आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100% श्योर, ठीक है। और इसी से आपको पता लगेगा कि किस तरह इस एक्ट को पढ़ना है, इन प्रोविजंस को पढ़ना है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस इमोल्यूमेंट्स नॉट टेकन फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ वेजेस आर। तो बताना है आपको, रेम्युनरेशन पेएबल अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एनी कमीशन पेएबल टू द एम्प्लॉई, एनी ओवर टाइम अलाउंसेस और A and C ओनली। तो इसमें से कौन सा कॉम्पिटिशन ऑफ वेजेस में नहीं लिया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, जिस जिस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत था वहाँ पे मैंने ज़्यादा स्पेसिफिकली फोकस किया कि इसको ध्यान से देखना,
क्लियर। हाँ, एक और चीज़, जो भी आपको चीज़ अभी जो मैंने जितना भी करवाया वो कुछ नई चीज़ समझ में आई होगी, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही उन्हीं सजेशंस को पहले सॉल्व कर दूंगा मैं, इन क्वेरीज़ को, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। इन रिलेशन टू द कोड ऑफ वेजेस 2019, कॉन्ट्रैक्टर बीन्स, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, अब काफ़ी बार बता दिया मैंने आपको। अ पर्सन अंडरटेक अ सप्लाई ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर टू सच एस्टेब्लिशमेंट। A person who supplies contract labor for any work of the establishment as mere human resource does not include a subcontractor. A person undertake to produce a given result for the establishment other than a mere supply of goods or articles of the manufacturer to such establishment through contract labor or none of the above. तो इनमें से कौन सी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन है। अब इसमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो ये ऑप्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज अ वर्कर हु इज पार्ट टाइम एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट एंड हिज एम्प्लॉयमेंट इज गवर्नड बाय म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, न्यू डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर डज नॉट इंक्लूड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो दी मतलब ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आर ईजी। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, उस पार्ट में जाकर समझो उस चीज़ को, ठीक है। और नोट्स खुद बनाना इनके, मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुद नोट्स बनाओ इनके, जिस बिकॉज उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, याद रहेगा। और इसी तरह हम जो है वो MCQs करेंगे। अभी तो हमने ये 5-6 MCQs किए, अभी जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा तो हम अलग से भी MCQ सेशंस करेंगे ताकि आपके जो जितने भी एक्ट हैं वो याद रह जाएँ, क्योंकि आपको इन MCQ से बहुत हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच गाइज। तो ये था आज, और आगे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियोस को करें, जितना भी टाइम मुझे मिल पाएगा मैं डेफिनेटली जो है वो आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।